Hey, hello everyone. This is Ekta Rastogi and welcome back to अपनी अध्ययनशाला। टारगेट टीजीटी पीजीटी बैच के हम अब तक 1000 एमसीक्यू सीरीज में से 60 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 61 to 80 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। In the event of recoupment of short workings by the lessee, the lesser debits पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता डेबिट करता है मिनिमम रेंट अकाउंट को, लेसी अकाउंट को, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए हमसे पूछा है कि लेसर क्या करेगा, लेसर अपने अकाउंट में क्या डेबिट करेगा जब रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, यानी शॉर्ट वर्किंग हो चुकी है, आने वाले सालों में आप उसको रिकूप कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, देखिए सबसे पहले तो लेसर जो है जब अर्निंग कर लेता है तब एंट्री बनाता है लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अलाउबल या फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट मैंने बताया आपको शॉर्ट वर्किंग को ही कहते हैं, ठीक है। तो बनाता है इस तरह से क्योंकि लेसी को वो क्या कर देता है, डेबिट कर देता है क्योंकि वो होता है उसका डेटर, ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या करता है, जब उसको ये समझिए जब शॉर्ट वर्किंग हुई तब एंट्री यह बनाई हमने, अब जब उसको रिकूप होगा तब एंट्री क्या बनाएगा, वो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी, यानी लेसी को जो डेबिट किया था अब उसको क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को वो डेबिट कर देगा। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट भी कह सकते हैं या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहां इसने डेबिट किया है अपने यहां पर लेसर ने वो किया है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, तो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर एंड्स, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां डैश समाप्त होता है। क्या, सेलिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग या ईयर। देखिए हमें सबको पता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या होता है जब सब अकाउंटिंग कर लेते हो आप, ठीक, बुक कीपिंग करते हो पहले, फिर उसके बाद अकाउंटिंग करते हो। अकाउंटिंग करने के बाद जब सारी रिपोर्ट्स वगैरह बन जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद ऑडिटिंग होती है। तो ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग यानी लेखांकन, जहां खत्म होता है वहां ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड, मूल्य निर्धारण रणनीतियों में शामिल है प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी बेहद कम मूल्य निर्धारण, प्राइस फिक्सिंग मूल्य तय करना, डिसेप्टिव प्राइसिंग यानी भ्रामक मूल्य निर्धारण, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो सकता है इसका, देखिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यानी कि मूल्य निर्धारण की रणनीतियां। सबसे पहले समझते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है। प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है जब प्राइसेस को कम करके ना अपने जो कंपटीटर हैं उनके मार्केट को खराब कर देना, ठीक है। यानी सब इतना कम प्राइस रख देना प्रोडक्ट का कि कंपटीटर उसमें कहीं से कंपटीशन कर ही ना सके, तो वो क्या हो जाती है प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक। प्राइस फिक्सिंग तो पता ही है, प्राइस फिक्स कर देना, फिक्स प्राइस है, ठीक। और डिसेप्टिव प्राइसिंग का मतलब होता है भ्रामक मूल्य निर्धारण, यानी कि आपको ना बेवकूफ बनाया जाता है उसमें। कैसे, आपको मान लिया शूज हैं आपके, आपने खरीदे गए शूज 2000 की एमआरपी थी जिसको उसने बदलकर क्या कर दिया 3000 कर दिया, ठीक है। और 3000 की एमआरपी डाल के उस पर उसने आपको 33.33% का डिस्काउंट दिखा दिया, ठीक है। और आप उसको देखकर ये समझेंगे कि मैंने 2000 में पड़ गई मुझको ये चीज, तो एक भ्रामक मूल्य निर्धारण कर देना, यानी लोगों को ये लगे कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट के बाद आप चीज लेकर आए हो, खरीद के लेकर आए हो, बट आपको एक्चुअल में वो चीज मिल रही है ऑन एमआरपी, तो ये होती है डिसेप्टिव प्राइस, ठीक है। ये होता है डिसेप्टिव प्राइसिंग। तो यानी ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपकी सारी की सारी हो गई हमारी। प्रेडेटरी प्राइसिंग भी होता है, प्राइस फिक्सिंग भी होता है और डिसेप्टिव प्राइसिंग भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है
अर्थमेटिकली, अल्जेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली, एट कांस्टेंट रेटा, यानी कि अंकगणितीय रूप से, बीजगणितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से, स्थिर दर से। किस तरह से होती है? देखिए, थॉमस मैल्थस कहते हैं हमसे कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, और फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो अर्थमेटिकली होता है। ठीक है, क्या कहते हैं वो? आगे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपको कि जो है उनके अकॉर्डिंग फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है? अर्थमेटिकली होता है। ठीक है, और आपकी पॉपुलेशन जो बढ़ती है ना, पॉपुलेशन वो बढ़ती है आपकी ज्योमेट्रिकली। ठीक है, द राइट आंसर इज ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसेट वो परचेज फॉर 5 लाख with the down payment of rupees 1 lakh and bill accepted for 4 lakh, what would be the effect on the total assets and total liability in the balance sheet? एक संपत्ति 5 लाख में खरीदी गई है, 1 लाख का भुगतान सुपुर्दगी भी कर दिया, यानी डाउन पेमेंट कर दिया है, 4 लाख के वित्त स्वीकार किए गए, यानी कि बिल्स रिसीव, बिल जो है आपने स्वीकार कर दिए, यानी बिल पेबल हो गए। आर्थिक चिट्टे में संपत्ति और दायित्व में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए करके देख लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा एक्चुअल में। देखते हैं। देखो, इसको अगर आप वैसे समझने लगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको इस इक्वेशन से समझिएगा। एसेट्स इज इक्वल्स टू, हमने इक्वेशन पढ़ी है ना डुअल एस्पेक्ट की, इक्विटी या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट है ना, ये पढ़ा है हमने। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 5 लाख की एक एसेट खरीदी गई है, प्रॉपर्टी खरीदी है, एसेट बढ़ गई, यानी 5 लाख से इसको बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ गए। अब उसने कहा कि डाउन पेमेंट किया आपने 1 लाख का, तो माइनस में लिख दो 1 लाख। ठीक है, माइनस में 1 लाख लिख दिया। इसके बाद उसने बोला कि 4 लाख के आपने बिल्स रिसीव कर लिए, मतलब रिसीव नहीं, सॉरी, पेबल कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिए हैं, तो प्लस आप यहां पे लिख देंगे 4 लाख। ठीक, अब इनका टोटल लगा लीजिए, ये हो गया आपका प्लस में कितने बचे? 4 लाख। ठीक, और यहां भी आपके प्लस में 4 लाख बच रहे हैं। इसका मतलब आपकी एसेट्स भी 4 लाख से बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज भी आपकी 4 लाख से बढ़ जा रही हैं। तो यहां आप आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है। एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख एंड लायबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख, यही आंसर है। द राइट आंसर इज, ठीक है, अब ये कह रहे थे एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख एंड लायबिलिटी डिक्रीज बाय 4 लाख, नहीं ये तो नहीं है हमारा। ठीक है, दोनों ही प्लस हो रही हैं, वो भी 4 लाख से, दोनों ही प्लस हो रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हाँ जी, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? देखिए, प्राइमरी डेटा का कलेक्शन जो होता है ना, वो किया जाता है, मतलब प्राइमरी सोर्स होता है उसका। ठीक है, जो आपने कलेक्ट किया है प्राइमरी, या तो खुद किया है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, इस पे बाद में आएंगे, चलो पहले पढ़ते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किया है आपने, प्रत्यक्ष यानी व्यक्तिगत आपने खुद किया है, जो चीज आपने खुद की है वो प्राइमरी हो गई। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप प्रत्यक्ष मौखिक अनुसूचियों को भरना, बिल्कुल ये भी आपका प्राइमरी कलेक्शन हो गया। शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स, यानी प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरना, ये भी आपका प्राइमरी डेटा हो गया। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, क्या आप इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन से कोई डेटा उठाना आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, वो आपका प्राइमरी डेटा नहीं हुआ, यानी आपने ये खुद कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर विल बी इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, चलिए आंसर विल बी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। It is given in adjustment that during the accounting year, the trader distributed good worth 5,000 as free samples. While preparing final account, this will be shown in profit loss account में, both in trading and profit loss account में, trading account में या बैलेंस शीट में। अब ये जो देखिए, जिस सैंपल्स में आपने माल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है व्यापारी ने, वो क्या होता है, जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रमोशन के लिए दिया है ना सैंपल, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट को हम डेबिट कर देते हैं, एक खर्चा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को हमने यहाँ लेस क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो है आप इसको सेल्स में नहीं दिखा सकते, है ना, जो सैंपल में दिए हैं आपने, इसको सेल्स में से घटा नहीं सकते, आप इसको क्या करोगे? परचेज में से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ एंट्री आपकी बन जाती है एडवर्टाइजमेंट
अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये परचेज तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और ये होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, तो ये दोनों ही इससे इफेक्ट हो रहे हैं, बोथ इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दोनों में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माल को आपने डोनेशन में दे दिया, ठीक है, चैरिटी में दे दिया, वो भी, या ड्राइंग्स हो गई है, ये भी आपका, ये सारा जो है आपका कैसे आ जाता है, दो जगह आता है, एक तो आपका प्रॉफिट लॉस में आएगा और एक ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A motivation based on force और fear is called, दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरण, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरण, निगेटिव मोटिवेशन या पॉजिटिव मोटिवेशन। देखिए, फोर्स से या फियर से जब डरा धमका के किसी चीज को मोटिवेट किया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, तो वो क्या होता है, निगेटिव मोटिवेशन होता है। क्या होता है आपका, निगेटिव मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन, रोज नामचे में लेन देन को अभिलेखित किया जाता है। देखो, एक चीज तो हमने पढ़ी थी कि ये जनरल में ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है ये, इसमें हम क्या करते हैं, रोजाना डेली बेसिस पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं अपनी एंट्रीज को, रिकॉर्ड्स को। तो वो क्या कैसे किया जाता है, डेली लिख रहे हो आप तो एक क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर होगा, काल के अनुक्रम पर आप आधारित होता है। ठीक है, एनालिटिकल बेसिस पे नहीं होता, कन्वीनियंस बेसिस पे नहीं होता, सेलेक्टिव बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, आप कैसे करते हो उसको, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर करते हो। राइट आंसर इज क्रोनोलॉजिकल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कार्य कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स यानी नोटों का निर्माण, क्रेडिट कंट्रोल साख नियंत्रण, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और कंट्रोल यानी विदेशी विनिमय प्रबंध और नियंत्रण। क्या आंसर होगा इसका? देखिए, नोटों का निर्गमन हम सबको पता है आरबीआई करती है, बिल्कुल। क्रेडिट कंट्रोल यानी साख का नियंत्रण भी आरबीआई करती है, तो यही आंसर क्या होगा, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ये काम भी आपका आरबीआई करता है, बैंकों का बैंक कहलाता है ना, बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज चार्ज्ड एट, सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। देखिए, कॉल्स इन एरियर्स होते हैं जब आपको शेयर्स पर कुछ कॉल का पैसा नहीं मिलता है, शेयर होल्डर्स जो है पैसा नहीं देते हैं बकाया, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट, अब कंपनी के लिए क्या है, एक इनकम है, ठीक। और टेबल ए के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है, टेबल ए शेड्यूल 1 और कंपनी एक्ट 2000 नहीं, कंपनी एक्ट 1956 वाला, उसमें आपको क्या बताया है, 1956 वाले में ये रेट टेबल ए के अकॉर्डिंग 5% है, ठीक है। और जो कि आपका कंपनी एक्ट 2013 आया है, उसमें ये रेट टेबल एफ में 10% दिया गया है। कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। तो अगर आपसे टेबल एफ पूछ ले 2013 के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, बट यहां पर राइट आंसर इज 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, आपके जो अकाउंट्स में ना कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ, और कुछ कन्वेंशंस होते हैं। कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बाय लॉ बनते हैं, कन्वेंशंस होते हैं जो बाय कस्टम बनते हैं, यानी कि आपके रिवाजों से बन गए, ठीक। तो बाय कस्टम होता है, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो पर्सनल जजमेंट पर होते हैं। पर्सनल जजमेंट पर नहीं होते कॉन्सेप्ट, जो है आपके पर्सनल जजमेंट पे नहीं होते, जबकि कन्वेंशन जो होते हैं आपके पर्सनल जजमेंट पर होते हैं। अब ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली आप इसको अडॉप्ट करते हो क्योंकि बाय लॉ बना है, और कन्वेंशन जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली अडॉप्ट नहीं किए जाते, जिनका मन होता है वो अडॉप्ट करते हैं, नहीं होता है नहीं करते हैं, ऐसा होता है इसमें।
तो कौन से हैं ये 4 तरीके के हैं। एक तो है कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर और कंजर्वेटिज्म। ठीक, तो यहां देख लेते हैं कौन कौन सी है। फुल डिस्क्लोजर पूर्ण प्रकटीकरण परिपाटी, यानी जितनी भी आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब चीजें दिखानी पड़ेगी। इसीलिए हम अकाउंट्स में क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे हम यहाँ पर एक नोट बनाकर कॉन्टीजेंसीज लायबिलिटीज भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये फुल डिस्क्लोजर तो है हमारी। ठीक, कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब ये होता है रूढ़िवादिता की परिपाटी। ये कहते हैं कि आप जो है आने वाले फ्यूचर जो लॉसेस है ना, उनको तो पहले से रिजर्व बनाकर रख लो, उनके लिए प्रोविजंस करके रख लो। ठीक है, बट जो प्रॉफिट है आने वाले, उनको उनका अनुमान मत लगाओ पहले से। ठीक, तो एक तरीके से ये कहते हैं, जैसे हम अब बेड डेब्ट्स के लिए प्रोविजंस बनाते हैं, वो क्या होता है, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, यानी रूढ़िवादिता की परिपाटी, यानी लॉसेस को पहले से सोच समझ के, आप फ्यूचर को सोचकर, लॉसेस के बारे में समझकर आप क्या करें, उनके लिए प्रोविजंस बना लीजिए, मगर प्रॉफिट का पहले से अंदेशा मत लगाइए। ठीक है, तो ये भी आपकी कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परिपाटी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे काम हो रहा है वैसे ही करते रहें। जो आपने मान लिया किसी प्रॉपर्टी पे आप SLM से लगाते हो डेप्रिसिएशन, तो आगे भी उसी रेट से लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कंसिस्टेंसी, जे एक रूपता, जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आने वाले सालों में। तो ये आपकी एक और होती है मटीरियलिटी। ठीक, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाली नहीं है। तो कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग इज नॉट आवर कन्वेंशन। ठीक है, चलिए, which of the following formula is correct to calculate provisions on debtors to be transferred to profit and loss account, यानी लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्रावधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। चलिए इसको समझते देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स लिए, ठीक है, उसमें ऐड कर दिए फर्दर बेड डेब्ट्स, जो नए बेड डेब्ट्स हो गए इस साल के, न्यू, ठीक है, बेड डेब्ट्स। ठीक, इसमें फिर ऐड कर देंगे हम न्यू वाला, नया जो प्रोविजन बनाया है इस साल, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। फिर माइनस कर देंगे इसमें से क्या, आपका ओल्ड वाला प्रोविजन। तो यही जो अमाउंट जो आती है वही हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। ठीक है, और उसी पे आगे की कैलकुलेशन होती है। तो देख लेते हैं ये कहाँ मिल रहा है हमें, पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कहाँ दे रहा है, ठीक है, ये पढ़ते हैं जरा। बेड डेब्ट्स प्लस न्यू बेड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजंस माइनस ओल्ड प्रोविजंस, यही सही लग रहा है ना। ऊपर वाला था बेड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस, नहीं देखो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स, नहीं भाई। ठीक, अब प्रोविजन ऑन डेटर्स ये भी नहीं आएगा, सबसे पहले बेड डेब्ट्स ही आएगा भाई, और उसमें न्यू बेड डेब्ट्स को ऐड कर लेंगे, न्यू प्रोविजंस को भी ऐड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजंस। तो राइट आंसर इज बेड डेब्ट्स, ये वाला। अशुद्ध ऋण प्लस नए अशुद्ध ऋण प्लस नया प्रावधान प्लस माइनस उसमें से पुराना प्राविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर मस्ट बी, ऑल द पार्टनर मस्ट बी इन, एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए कैसी, नए PSLR में। जब नया PSL बनाते हैं ना, नया साझेदार आ जाता है, उसके बाद सारे जो पुराने साझेदार हैं उनके सेक्रीफाइसिंग को देखते हुए फिर नया PSR बनाया जाता है। PSR आपका न्यू बनता है, उसी पर कैलकुलेशन होती है सब चीजों की। तो राइट आंसर इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉसेस आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर नॉट अकाउंटेड अंटिल रियलाइज्ड, ये अभी सुना सुना लग रहा है ना। लॉसेस आर एंटिसिपेटेड, लॉसेस को दिखाओ, ठीक है, उसका आकलन करो। प्रॉफिट्स आर नॉट अकाउंटेड, उनको जो लाभ है जब तक वसूल ना हो जाए उनको लेखाबद्ध न करना। जिस सिद्धांत का हिस्सा है वह है क्या, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी या कंजर्वेटिज्म या डिस्क्लोजर। ऑफ कोर्स ये क्या आंसर है इसका, कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवादिता। अभी हमने बताया कि लॉसेस को लिखो
बट प्रॉफिट के बारे में पहले से मत सोचो, वो जब अर्न हो जाए आपका तब ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए अब सेकंड ऑर्डर ऑफ मेजर होता है ना। चलिए यहां देखिए, इसमें फॉर्मूला एक तो आपका ये सही है ना, ये वाला भी सही है और ये भी सही है। इसमें गलत है आपका ये वाला, ऐसे नहीं, ये वाला आंसर है आपका। इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। खुद भी लगा के देखा करें, पॉज कर दिया करें वीडियो को और फिर चल लगा कर देखा करें क्वेश्चन के आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है, निम्नलिखित में से किस में विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। सिंपल कैश बुक, पैटी कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ऑल कैश बुक। देखिए कैश बुक आपकी 3 तरह की बन जाती है, एक तो सिंगल कॉलम वाली, ठीक है, एक बनती है आपकी डबल वाली, ठीक, एक बनती है 3 कॉलम वाली, ठीक, एक बनती है आपकी 3 कॉलम। देखिए अब यहाँ पे सिंगल वाली जो होती है इसमें तो खाली कैश की ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं, डबल एंट्री में जो होती है कैश एंड डिस्काउंट दोनों के आ जाते हैं, ठीक है। 3 में आ जाती है आपकी कैश भी आएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा और बैंक ट्रांजेक्शन्स भी आ जाएंगी, इसीलिए इसी में आपकी लिखी जाती है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक, इसी में आपकी क्या लिखी जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री लिखी जाती है। तो ये आ गया 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है, राइट आंसर इज 3 कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए इंटरनल ऑडिटर जो होता है ना, वो करता क्या है, जो आपने एक्टिविटीज हुई हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की हैं, उन सबको एक्टिविटीज को चेक करता है एक तरीके से, यानी जिससे कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपको एक कुछ सजेशंस दिए जा सके। तो इंटरनल ऑडिट इसलिए की जाती है, ठीक। और ये करवाता कौन है, इंटरनली होता है ना, मैनेजमेंट कराता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कराते हैं। कौन कराता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कराते हैं, संचालक मंडल, ठीक। नेक्स्ट, by whom the following definition of management was given. Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. देखिए यहाँ जो है ना, मैं एक चीज बता दूं आपको, कुछ मतलब हर डेफिनेशन में तो नहीं, बट कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप उनको पकड़ सकते हो। जैसे यहाँ ना चीपेस्ट वे आपको मिल जाता है, यही से पता चल जाता है कि ये डेफिनेशन किसकी है मैनेजमेंट की, आपकी FW टेलर की है, क्योंकि चीपेस्ट वे में काम को करने की जो बात कही है ना, वो बात कही है आपकी मैनेजमेंट में FW टेलर ने, ठीक है। उन्होंने कहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, यानी क्या प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है, ठीक है। ये बात किसने कही है, FW टेलर ने कही है। ऐसे ही जैसे मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों के द्वारा जो काम कराते हो उसको कराने की कला जो है वो आपका मैनेजमेंट है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या, नहीं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। इनकम टैक्स इज अ ट्रेड एक्सपेंस, closing stock shown in trial balance is recorded in balance sheet, prepaid expenses account is nominal account, advance received from a customer is credited to profit and loss account and income। अब देखिए जरा, advance received from the customer is credited to profit and loss account as लिखा है ये as इनकम, क्या इनकम हुई। एडवांस रिसीव अगर आप कर रहे हो तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। आपको बताया था कि क्या हो जाता है जब आप एडवांस रिसीव कर रहे हो किसी चीज को, तो वो हो जाती है आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी होने के नाते वो जाएगी बैलेंस शीट में। तो ये तो आपका गलत हो गया भाई, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तो नहीं होता है, क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी होती है एसेट्स, जो आपने पहले दे दिया है,
है ना, तो उसको एसेट्स मानकर हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद फिर ये पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, ये भी गलत है। क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक शोन यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो क्या ये सही है या गलत है, बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है ये कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है ना, उसका मतलब है कि परचेज में से ऑलरेडी उसको एडजस्टेड कर दिया गया, तो परचेज में तो वो जाएगा नहीं, है ना, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसको नहीं दिखाएंगे। बट आपका जो है ये सीधा सीधा ट्रायल जो है, ट्रायल बैलेंस का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सीधा सीधा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, क्योंकि वो परचेज में से ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यूपी टीजीटी पेपर 2021 से लिए हैं। ठीक है, और आप अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करना चाहते हैं हमारे साथ इस सीरीज के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू।